Hello everyone. I hope each and every one of you is doing absolutely fine. Today is the lecture number second of the chapter which we had started in our previous lecture, that is cell, the unit of life. We had covered the topics what is a cell and cell theory in the previous lecture, and in today's lecture we will be covering the topic an overview of the cell. Let's get started. In the very first sentence, it is said that we have already observed an onion cell and a cheek cell. We have already observed an onion and a cheek cell in under a microscope. Onion cell is a plant cell and cheek cell is an animal cell. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall on its outer boundary. You know that a plant cell has a distinct feature, that is presence of a cell wall on its outer boundary. This has been said here that an onion cell is a plant cell, that's why it has a cell wall on its outer boundary. Okay, and just within the cell membrane, and the cell wall is just outside the cell membrane. For example, this is the cell membrane, then here comes the cell wall, which is somehow fixed structure. Okay, the cells of human cheek cell, which is an animal cell, is the has an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. You know that presence of nucleus is a very characteristic feature of a proper cell, and nucleus is also known as head of the cell. Therefore, there is a dense membrane bound structure called nucleus present in the cell, and nucleus is membrane bound. This is somehow a very good information, that nucleus is a membrane bound structure. Okay, this nucleus contains the chromosomes, which in turn contains the genetic material DNA. मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं. क्रोमोसोम्स की शेप को आप शायद जानते होंगे कि क्रोमोसोम्स हमारे क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं. उन्हीं के थ्रू जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इनहेरिट होती है. क्रोमोसोम्स का शेप कुछ ऐसा होता है, और एक टाइम के बाद क्रोमोसोम का शेप कुछ ऐसा हो जाता है. ठीक है, तो इस क्रोमोसोम्स में जीन्स लगे हुए होते हैं, और ये जीन्स जो है इनके ऊपर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, और ये जब आगे इनहेरिटेंस होता है तो उसमें भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इनहेरिट हो जाता है. सेल्स डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि ऐसे सेल्स जिनके आसपास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जिनके जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ये 8th क्लास का टॉपिक आई रिमेंबर. एंड दो सेल्स विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. और ऑफ कोर्स जो सेल्स न्यूक्लियस जिनके पास प्रॉपर नहीं होता, जिनका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं. प्रो मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस. जिनके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. मतलब चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और वो दोनों के सेल के वॉल्यूम को बनाता है, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animal cells. A very important sentence, that is, the cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animal cells. मतलब एक सेल का जो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हो रहा होता है वो कहाँ पे होता है, ना न्यूक्लियस में होता है, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बल्कि वो कहाँ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है. ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट. मतलब कि साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शंस और काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिसके थ्रू सेल जिंदा रहता है.
Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. Yes, सेल साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे. गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है. माइक्रोबॉडीज़ भी होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, स्टोरेज और इन सब में यूज़ होते हैं ये. दी प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. और हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें ना ही तो न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वो भी प्रेजेंट नहीं होता है. न्यूक्लियस तो होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है. और दूसरा क्या प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है. जो भी ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. द वन एंड ओनली ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो कौन सा ऑर्गेनल है, वो है राइबोसोम. राइबोसोम काफ़ी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. Ribosomes are non-membrane bound organelles present in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. ये मैंने अभी आपको बताया कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं. Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within the cell. Ribosomes are not only found in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. मतलब जो डेवलप्ड सेल्स होते हैं उनमें सेल्स जो सेल में प्रॉपर जो ये राइबोसोम्स हैं उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के अंदर भी इनका खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है. Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. ये आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल सेल्स के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं. ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. Cells differ greatly in shape, size, and activities. For example, mycoplasmas, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is egg of an ostrich. यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है जो कि मैं बता दूं कि ऑस्ट्रिच का जो प्रॉपर अंडा होता है जो वो ले करती है वो नहीं होता है लार्जेस्ट एग, बल्कि जो उसके ओवरी के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो होता है लार्जेस्ट एग. क्योंकि इस पे तो मल्टीपल सेल्स आ गए लेकिन ये एक सिंगल सेल है, इसीलिए ऑस्ट्रिच का ये वाला अंडा जो कि अनफर्टिलाइज्ड है और वो उसके ओवरी के अंदर प्रेजेंट है वो होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल है. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of cell may vary with the function they perform. ठीक है. इस पूरे इसका मतलब ये हुआ, एक तो सबसे पहले एक डेटा दिया हुआ है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कि ह्यूमन आरबीसी जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में, मतलब उसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है. और सेल का जो शेप और साइज़ होता है वो वेरी करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें मान लीजिए कि इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, कि यहाँ से इस पोजीशन पे हमें मैसेज भेजना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे कि हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास किस तरीके के सेल्स हो, ऐसे सेल्स हो, या फिर हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे लंबे लंबे से सेल्स हो. तो इसके थ्रू जब हमारे पास लंबे लंबे से सेल्स होंगे तो उसके थ्रू मैसेज पहुँचाना क्या होगा, ज़्यादा ईजी होगा. लेकिन ये जब हम सर्कुलर सेल्स लगाएंगे तो उससे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए
किसी भी सेल का जो शेप या साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो नर्व सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक उनको क्या करना है, मैसेज पहुंचाना। तो वो काफ़ी ब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं। ट्रैकिड का क्या काम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो फिर वो क्या होता है, इसीलिए काफ़ी लंबा होता है और थोड़ा ट्यूब टाइप होता है। रेड ब्लड सेल को क्या करना होता है, ऑक्सीजन अपने अंदर एकोमोडेट करना होता है, तो इसीलिए वो डिस्क शेप्ड होता है ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रह सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रह सके। सिमिलरली अलग अलग टाइप्स के सेल्स के अलग अलग शेप्स इसी के बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि उनका फंक्शन क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को कवर कर रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।